नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल RPN1 स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, PTT 2023 की संपूर्ण तैयारी हमारे चैनल पर करवाई जा रही है। और दोस्तों, आज है जो है वो है दोस्तों संडे, और संडे को आपके लिए एक स्पेशल क्लास लाई जाती है जो कि आपके जो परीक्षा वाइज जो मॉडल पेपर होता है ना, उस तरीके की आपके लिए क्लास लाई जाती है। तो आज की जो क्लास है बहुत ही धमाकेदार रहने वाली है। इस क्लास में अपन बात करने वाले हैं 3 विषयों के बारे में, जो कि है दोस्तों हिंदी, टीचिंग एप्टीट्यूड और आपका जीके, है ना। इन तीनों पोर्शन को अपन कवर करते हुए ये क्लास को लेंगे। तो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए और जल्दी से आप जुड़ जाइए। और साथ ही साथ दोस्तों, आपको कमेंट करके आंसर बताने हैं और लास्ट में आपको ये भी बताने हैं कि आपका जो स्कोर है वो कितना रहा है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। जल्दी से दोस्तों आपको आंसर करना है। आज का जो पहला प्रश्न है आपका, वो है आपका, निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है। जी दोस्तों, जल्दी से बताना है आपको। ऑप्शन है आपके मेरवाड़ा, रोजा भाकर, इसराना भाकर की पहाड़ियाँ और गिरवा की पहाड़ियाँ। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। मेरवाड़ा जो है दोस्तों, वो किसे कहते हैं, आपके अजमेर की जो पहाड़ियाँ होती है उसे अपन क्या कहते हैं, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ कहते हैं। देखिए, एक शब्द है मेवाड़, एक है मारवाड़, एक है मेवात और एक है मेरवाड़ा। ठीक है। मेवाड़ अपन कहते हैं उदयपुर संभाग जो है, उदयपुर राजसमंद वगैरह जो आता है वो। मारवाड़ अपन कहते हैं जोधपुर और नागौर का जो पाली वाला एरिया है उसको अपन मारवाड़ कहते हैं। मेवात जो है वो अपन कहते हैं अलवर वाले एरिया को। और मेरवाड़ा अपन कहते हैं किसे, अजमेर वाला जो रीजन आता है उसको अपन क्या कहते हैं, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। तो ये 4 शब्द एक ही जैसे आपको याद रखना है। ठीक है। मेरवाड़ा अजमेर, मेवाड़ आपके उदयपुर वाला संभाग, मारवाड़ आपका जोधपुर वाला एरिया, और मेवात जो है दोस्तों वो अपने अलवर से रिलेटेड जो एरिया है उसको अपन मेवात बोलते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में से निम्न में से कौन से ज़िले जो है वो मुख्य रूप से बीहड़ से प्रभावित है, वो आपको बताने हैं। कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जैसलमेर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद और अजमेर, भीलवाड़ा, पाली। जी दोस्तों, बताइए। जी दोस्तों, बात करें बीहड़ क्या होता है, तो आपको पता है जब नदी जो है वो बहती है, लेकिन जब इसका पानी ज़्यादा हो जाता है तो ये कुछ बाहर के एरिया में भी फैल जाता है। मान लीजिए ऐसे फैल गया पानी, पानी यहाँ तक आ गया, लेकिन कभी तो ये पानी है जो उसका लेवल कम होगा, है ना। तो ये जो पानी है वापस जब बह के आएगा तो वो एक नालियों के रूप में बहता है, जैसे अपन देखते हैं बरसात के सीज़न में, है ना। एक जो पानी, वर्षा का जो पानी होता है वो बहता हुआ एक जगह पर जाके इकट्ठा हो जाता है, लेकिन वो मिट्टी के बीच में दरारें कर देता है ना। तो वो तो कम पानी होता है तो इसलिए छोटी दरारें होती है। लेकिन दोस्तों, जो बड़े रूप में ऐसे जो दरारें होती है ना वो बहुत गहरी गहरी हो जाती है, उसे को अपन क्या कहते हैं, बीहड़ कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है, जो सर्वाधिक बीहड़ है ना वो कौन सी नदी बनाती है, तो चंबल नदी बनाती है। तो इसका जो उत्तर होगा वो कोटा संभाग होने वाला है। संभाग पूछे तो कोटा संभाग, नदी पूछे तो चंबल नदी, और ज़िले पूछे तो आपको याद रखना है कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर। ठीक है। करौली भी इसमें शामिल है ना। इसमें करौली नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको याद रखना है कोटा संभाग से जो भी रिलेटेड एरिया है वो कोटा। हालांकि वो जो बारा और झालावाड़ जो आते हैं वो आपको नहीं याद रखना है। जहाँ पर आपको चंबल नदी का जो एरिया है वो आपको याद रखना है, जैसे कि कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबद्ध नहीं है। जी दोस्तों, आपको बताना है ऐसा पठार जो कि अरावली पर्वत श्रृंखला में नहीं आता है। लसाड़िया का पठार, उड़िया पठार, बघेलखंड का पठार और भोराट का पठार। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की, तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बघेलखंड का पठार। जी दोस्तों, अगला है आपका, राजस्थान में स्थित थार के जो मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। पैराबोलिक, तारा, बरखान और गोराउड।
जी दोस्तों बताइए, कमेंट करिए। जी दोस्तों, आज की जो क्लास है वो थोड़ी मैराथन रहने वाली है। अपन 3 विषयों के मिक्स प्रश्नों के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें शुरुआत अपन ने की है राजस्थान जीके, अर्थात जीके के जो क्वेश्चन है उससे अपन ने शुरुआत की है। फिर अपन इसी वीडियो में बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्नों पर, और दोस्तों आपका हिंदी का जो पोर्शन रहने वाला है उसके ऊपर भी अपन बात करेंगे। जी दोस्तों, तो आपको याद रखना है जो गोराउड है वो किसी भी प्रकार का बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है, बाकी तीनों है। चलिए जी दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है। तो ये इस प्रश्न को आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश से कुल राजस्थान के 10 जिले लगते हैं, और मध्य प्रदेश के भी कितने जिले लगते हैं दोस्तों, 10 जिले लगते हैं। सब सर्वाधिक सीमा लगभग 1600 किलोमीटर की जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो राजस्थान मध्य प्रदेश के साथ लगाता है। सर्वाधिक जिले भी किससे लगते हैं, मध्य प्रदेश से लगते हैं। और दोस्तों मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा जो सीमा है वो किससे लगती है, झालावाड़ से लगती है ना। ये इस प्रश्न का उत्तर नहीं, झालावाड़ से सर्वाधिक सीमा लगती है, ठीक है। कोटा से भी लगती है दोस्तों, प्रतापगढ़ से भी लगती है। तो आपको याद रखना है डूंगरपुर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सर्वाधिक सीमा किससे लगती है, झालावाड़ से लगती है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए, और आपको ये भी याद रखना है कौन सी नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है। तो वो दोस्तों आपको याद रखना है वो नदी है चंबल नदी। कौन सी नदी, चंबल नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है दोस्तों। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जानते हैं। जी दोस्तों जल्दी से बताइए, कांठल, भाकर, गिरवा और मेवल। जी दोस्तों, अभी अपन ने मेवात, देखो अभी अपन ने क्या क्या बात की थी, मेवात, मेवल, मारवाड़, मेवाड़, है ना, ये अपन ने की थी। और मेरवाड़ा, मेरवाड़ा, देखो ये सभी एक जैसे शब्द है ना। अभी अपन ने बात की मारवाड़। सबसे पहले मारवाड़ के बारे में बात करते हैं। तो जोधपुर के आसपास का जो भी एरिया है उसको अपन क्या कहते हैं, मारवाड़ कहते हैं। उदयपुर के आसपास का जो एरिया है उसको अपन क्या कहते हैं, मेवाड़ कहते हैं। मेरवाड़ा मैंने अभी बताया, मेरवाड़ा वो होता है दोस्तों जो कि अजमेर के आसपास की जो पहाड़िया एरिया है उसको अपन क्या कहते हैं, मेरवाड़ा कहते हैं। मेवात मैंने अभी बताया दोस्तों आपको, अलवर के आसपास के एरिया को क्या कहते हैं, मेवात कहते हैं। और डूंगरपुर व बांसवाड़ा के बीच वाले एरिया को क्या कहते हैं दोस्तों, मेवल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, मेवल कहते हैं, ठीक है। कांठल, देखो कांठल में आपको कन्फ्यूज नहीं होना, कांठल जो है वो प्रतापगढ़ को कहते हैं। किसे कहते हैं, प्रतापगढ़ को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है। जयपुर, अजमेर, अलवर, सीकर। जी दोस्तों बताइए। जी दोस्तों, आपको याद रखना है राजस्थान का पूर्वी द्वार, सिंह द्वार किसे कहते हैं, अलवर को कहते हैं। अलवर में ही सूर्योदय होता है सबसे पहले ही, मतलब मान सकते हो। तो पूर्व दिशा में है, तो उदयनाथ पर्वत भी कहाँ पर है, अलवर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। धौलपुर, सवाई माधोपुर, प्रतापगढ़ और बारा। जी दोस्तों जल्दी से बताइए। देखिए ये मान लीजिए अपन ने राजस्थान को 4 भागों में बांट दिया। दक्षिण, ये दक्षिण है और ये पूर्व है। चलो दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित होना चाहिए। धौलपुर कहाँ पर है, तो वो यहाँ पर मान लीजिए कहीं यहीं पर ही है। सवाई माधोपुर यहाँ है। प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ देखेंगे तो अपन नीचे दक्षिण की तरफ आएगा। और बारा देखेंगे तो कहीं यहाँ कहीं आएगा। तो देखेंगे तो दक्षिण पूर्वी जो भाग में जो स्थित है दोस्तों, उसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा दोस्तों, बारा स्थित होगा, है ना। राजस्थान का मैप आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए, है ना। नहीं आता है मतलब आपको पुराना वाला ही देखना है, यूँ नहीं 50 जिलों को आप ढूंढने लग जाएं। अभी तक जो सीमा का निर्धारण है वो हुआ नहीं है, जो नया मैप है वो आया नहीं है। और जो आपकी अभी क्या हुआ है, सिर्फ ऐलान हुआ है जिलों का। नए ज़िले बनेंगे, नई एनसीईआरटी की किताबें आएगी, उस हिसाब से फिर प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी सिर्फ आपसे ये पूछा जा सकता है करंट के हिसाब से कि राजस्थान में नए कितने ज़िले बने हैं और कौन कौन से बने हैं, तो उसको अपन करंट अफेयर की क्लास में कवर कर लेंगे, है ना। चलिए, लेकिन अभी इतना तो सभी जानते ही हैं कि राजस्थान में अब कुल जो ज़िलों की संख्या है वो 33 से बढ़कर कितनी हो गई है, 50 हो गई है।
चलिए, राजस्थान का वह जिला कौन सा है जिसका भौतिक व सामाजिक वातावरण या फिर पर्यावरण राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश से मिलती है? जी दोस्तों, बताना है एक ऐसा जिला जो उत्तर प्रदेश से भी सीमा बनाता है और मध्य प्रदेश से भी बनाता है। अभी अपन ने बात की मध्य प्रदेश से कुल कितने ज़िले लगते हैं, तो दोस्तों 10 ज़िले लगते हैं। और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान आपस में 10-10 ज़िले शेयर करते हैं ना। राजस्थान के भी 10 ज़िले और मध्य प्रदेश के राजस्थान के भी 10 ज़िले और और मध्य प्रदेश के भी 10 ज़िले आपस में मिले हुए हैं। उत्तर प्रदेश के भी 2 ज़िले और राजस्थान के भी 2 ज़िले आपस में मिलकर सीमा बनाते हैं ना। आप देखोगे कि राजस्थान के जितने ज़िले जो सीमा पर स्थित है, जैसे हरियाणा से जितने ज़िले जुड़े हुए हैं उतने ही राजस्थान के हरियाणा से जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश के 10 ज़िले जुड़े हुए हैं तो राजस्थान के भी मध्य प्रदेश के साथ 10 ज़िले जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश के 2 ज़िले राजस्थान से लगते हैं, आगरा और मथुरा। और इसी प्रकार से राजस्थान के भी 2 ज़िले कहाँ से लगते हैं दोस्तों, आपके उत्तर प्रदेश से लगते हैं। तो आपको याद रखना है कौन सा ज़िला जो कि आपका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों से सीमा बनाता है दोस्तों। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो बनती है भरतपुर और धौलपुर से। किससे बनती है? भरतपुर और धौलपुर से। और मध्य प्रदेश की सीमा है ना वो धौलपुर से शुरू हो जाती है। तो दोस्तों धौलपुर एक ऐसा ज़िला है जिसकी सीमा मध्य प्रदेश से भी लगती है और उत्तर प्रदेश से भी लगती है। चलिए जी दोस्तों, आज की जो क्लास है थोड़ी मैराथन रहने वाली है। अपन प्रश्नों पर ज़्यादा बात करेंगे, है ना। अपन फालतू बातें नहीं करेंगे। तो आपको भी प्रश्नों पर ध्यान देना है और उत्तर देने हैं ना। और लास्ट में आपको आपका स्कोर बताना है। 10वां प्रश्न चल रहा है। बाड़मेर के सिवाना पहाड़ी में जो स्थित गोलाकार पहाड़ियाँ हैं वो क्या कहलाती है? 56 की पहाड़ियाँ, नाकोड़ा पर्वत, उपयुक्त 1 और 2 और आडावाल पर्वत। जी दोस्तों, बात करें जो बाड़मेर आपका स्थित है, मतलब अपन राजस्थान का अगर मैप बनाते हैं है ना, कुछ अपन मान सकते हैं कि ऐसा अपना राजस्थान का मैप है। और यहाँ पर आपका बाड़मेर पड़ता है। यहाँ पर कुछ छोटी मतलब यूँ पहाड़ियाँ ऐसी बनी हुई हैं, ज़्यादा ऊंचाई उसकी नहीं है। और एक पहाड़ियों का क्या समूह है जो कि आपके अरावली से हटकर है। तो इन पहाड़ियों को समूह है ना लोग लगभग 56 है, तो इसलिए अपन उसको क्या कहते हैं? 56 की पहाड़ियाँ कहते हैं। तो बाड़मेर में सिवाना क्षेत्र में स्थित है। लेकिन इन 56 के पहाड़ियों में एक पर्वत भी है जिसका नाम है नाकोड़ा पर्वत। तो इसका जो उत्तर होगा वो उपयुक्त 1 व 2 दोनों होगा। आडावाल पर्वत अरावली को अपन बूंदी जो है ना वहाँ पर जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं उसको अपन कहते हैं आडावाल पर्वत कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ये पूछा जा सकता है बूंदी में अरावली को किस नाम से जानते हैं? तो आडावाल पर्वत। चलिए अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के हिसाब से अवरोही क्रम सही रूप से दर्शाता है? टोडगढ़, खो, बिलाली, राज, रोजा, भाकर, यही है ना। आपको बताना है जल्दी से। यही जो है वो आगे पीछे लिखी हुई है, टोडगढ़, खो, बिलाली, रोजा, भाकर। तो आप तो ये बता दीजिए इन पांचों में से सबसे बड़ी कौन सी है? अरे सबसे बड़ी टोडगढ़ है ना। टोडगढ़ एक ही तो ऑप्शन में आ रही है सबसे आगे। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान के कौन से संलग्न जिले हैं आपको बताना है? झालावाड़, बूंदी, टोंक, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही, पाली और नागौर, चूरू, झुंझुनू और जयपुर। यदि राजस्थान का मैप है दोस्तों आपके पास तो आप उस मैप से अच्छी तरीके से समझ सकते हैं संलग्न जिले जिसकी सीमाएं आपस में जुड़ी रहती है। तो आप देखोगे जब मैप में तो आप पाओगे सिरोही, पाली और नागौर की सीमाएं जो है आपस में जुड़ी हुई है ना। देखोगे यहाँ बाड़मेर और सिरोही के बीच में जालोर आ जाता है, तो ये तो हो नहीं सकता है ना। ऐसे आप मैप को देख लीजिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? जी दोस्तों, 1597, 1572, 1576 और 1602। जी दोस्तों,
इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि है 1597 में महाराणा प्रताप जी की मृत्यु हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है, झालावाड़ की स्वतंत्र रियासत किसने व कब स्थापित की? झाला मदन सिंह ने 1838 में, झाला जालिम सिंह ने 1838 में, भीम सिंह ने 1832 में और झाला मदन सिंह ने 1825 में। जी दोस्तों, आपको याद रखना है झालावाड़ है ना, झालावाड़, उसकी स्थापना झाला मदन सिंह ने की थी। किसने की थी? मदन सिंह ने की थी और सन था 1838 ईस्वी। चलिए, यदि कुछ नया प्रश्न आता है तो दोस्तों आपको साथ साथ में नोट डाउन करके भी चलना है ना। राजस्थान की गेटोर की जो छतरियाँ हैं वो किस राजवंश की है? हाडा, सिसोदिया, परमार और कछवाहा। एकदम सरल प्रश्न है दोस्तों। आप जानते हैं गेटोर की छतरियाँ, आप जयपुर घूमने जाते हैं तो आती है गेटोर की छतरियाँ। और जयपुर में कौन से जो राजवंश का शासन रहा था? जी दोस्तों, सही उत्तर है इसका कछवाहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। शासकों की यशोगाथा वाले शिलालेखों को क्या कहते हैं? स्मारक, ताम्रपत्र, यशोगाथा या फिर प्रशस्ति। एक ऐसा यशोगाथा मतलब तारीफ करने वाला जो अपन शिलालेख कहते हैं उसे क्या कहते हैं? स्मारक तो क्या होता है दोस्तों? बिल्डिंग होती है, यशोगाथा थोड़ी है। ताम्रपत्र पत्र, और वो भी क्या पूछा गया है? शिलालेख, शिलालेख पत्थरों पर लिखा जाता है। ताम्रपत्र ये तो तांबे के उस पर भी लिखा जाएगा, चलो ये भी हटा। यशोगाथा, यशोगाथा तो अपन किसी की तारीफ करते हैं उसे कहते हैं ना। शिलालेख होते हैं उसको अपन कहते हैं प्रशस्ति। जैसे कि हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति, हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति किस राजा से संबंधित थी? तो अपन जानते हैं समुद्रगुप्त से संबंधित थी, समुद्रगुप्त से संबंधित थी, जो कि हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति है दोस्तों। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? हरिसेन। और प्रयाग प्रशस्ति किसके ऊपर थी दोस्तों? तो वो आपके समुद्रगुप्त के ऊपर थी। चलिए, और समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन कहते हैं। ठीक है, और अब वीणा बजाते हुए सिक्के किसने जारी किए थे? तो समुद्रगुप्त ने जारी किए थे। चलिए, ये भी आपको एक्स्ट्रा जानकारी याद रखनी है दोस्तों, इंडिया जीके में काम आती है। बप्पा रावल का मूल नाम क्या था दोस्तों? बताना है। गुहादित्य, महेंद्र द्वितीय, कल भोज और अल्लट। ये जो नाम है ये क नहीं है, काल भोज है। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। जी दोस्तों, बप्पा रावल का मूल नाम, जी दोस्तों जानते हैं उदयपुर जो मेवाड़ का जो एरिया है वहाँ पर गुहिल वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था गुहादित्य। ठीक है, गुहिल वंश के संस्थापक कौन थे? गुहादित्य। ठीक है, और जो बप्पा रावल थे उनका जो मूल नाम था, जो कि गुहिल वंश के बहुत ही प्रतापी शासक हुए हैं, उनका जो मूल नाम था वो था काल भोज। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, ये मिसप्रिंट हो गया। झाड़ शाही सिक्के किस राजवंश किस राज्य से संबंधित थे? कोटा, मेवाड़, मारवाड़, जयपुर। जी दोस्तों बताइए, झाड़ शाही सिक्के किस राज्य से संबंधित थे? जी दोस्तों याद रखना, झाड़ शाही मतलब आप जान सकते हो झाड़ भी शाही है, तो अपने राजस्थान की राजधानी होगी, वहाँ की झाड़ भी क्या है? शाही है, तो ऐसे याद रख सकते हो जयपुर। चलिए, अगला है महाराणा प्रताप का राज्यरोहण कहाँ हुआ था? आपको जगह बतानी है। चित्तौड़गढ़ में, गोगुंदा में, उदयपुर में और राजसमंद में। जी दोस्तों, सही उत्तर होगा इसका गोगुंदा। सभी जानते हैं महाराणा प्रताप का जो राज्यरोहण हुआ है वो कहाँ हुआ था दोस्तों? गोगुंदा में हुआ था। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, विज्ञान के क्षेत्र में किस शासक का योगदान उल्लेखनीय माना जाता है? मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई जयसिंह, महाराणा कुंभा और महाराजा गंगा सिंह। जी दोस्तों, बात करें सही उत्तर की तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर 20 सवाई जयसिंह।
ठीक है। आपको पता है कि इन्होंने जो 5 तारामंडल की स्थापना भी भारत में अलग अलग देशों में की, सॉरी, भारत के अलग अलग जो शहर है उसमें उन्होंने क्या स्थापित किया है दोस्तों, वेधशालाओं का निर्माण करवाया है ना, जो कि जिसमें से एक जो प्रमुख है वो कहाँ पर है दोस्तों, जयपुर में भी है ना। तो सवाई जय सिंह ऐसे राजा थे जिनका योगदान विज्ञान के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय माना जाता है। देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से मौखिक संचार का उदाहरण है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है, उत्तर देना है। विजय ने टेरेस पर खड़े होकर ऊंचे स्वर में कविता पढ़ी। चौराहे पर सिग्नल हरे से लाल रंग का हो गया। बच्चा माँ को ध्यान खींचने के लिए रो रहा था। सुनीता ने विनीता को पत्र पढ़कर सुनाया। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो मौखिक संचार मतलब मौखिक रूप से संचार, अपनी बात को दूसरे को सुनाना है। तो सुनीता ने जो विनीता को पत्र पढ़कर सुनाया है ये मौखिक संचार का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन छात्रों के लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है दोस्तों। पूछा गया है लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना कौन करता है। ऑप्शन है आपके पुस्तकें, प्रार्थना सभा, वार्षिकोत्सव और ऑप्शन डी है दोस्तों खेल का मैदान। जी दोस्तों देखिए, लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करनी है तो लोकतांत्रिक मतलब लोक का अर्थ क्या होता है, जनता। जनता का मतलब जनता के प्रति सद्भावना का जो भाव है वो आपको कोई पुस्तकें नहीं सिखाती है, प्रार्थना सभा नहीं सिखाती है दोस्तों। इसका जो सही उत्तर होगा ना दोस्तों वो होगा आपका खेल का मैदान। हालांकि प्रार्थना सभा है जो इसका उत्तर हो सकता है, लेकिन जो सबसे सही ऑप्शन होगा वो होगा दोस्तों खेल का मैदान। ठीक है। हालांकि देखा जाए तो लोकतांत्रिक मूल्य मैंने आपको पहले भी बताया है दोस्तों, जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का प्रश्न आएगा वो एक प्रश्न 3 नंबर का होगा और उसमें 4 ऑप्शन होंगे, 1 2 3 और 4। उसमें जो सबसे सही जो प्रश्न बोर्ड द्वारा माना गया है, यदि आप उस पर टिक करते हो तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। यदि उससे कम वाले पर टिक करते हो तो 2 नंबर मिलेंगे। यदि उससे कम पर 1 नंबर और जो सबसे गलत है उस पर अपन को क्या मिलेगा, 0 नंबर मिलेगा। आप जानते हैं वार्षिक उत्सव में बालक जो है वो अनेक प्रकार के लोगों से मिलता है ना, संस्कृति से अवगत होता है। तो वार्षिकोत्सव भी हो सकता है, प्रार्थना सभा भी इसका उत्तर हो सकता है, लेकिन जो सबसे सही जो उत्तर माना जाएगा वो है दोस्तों खेल का मैदान। तो आपको याद रखना है लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना कौन करता है, खेल का मैदान। चलिए जी दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, अपने आपके ख्याल में छात्रों के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम जो है वह क्या है। मतलब एक उपयुक्त पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए आपको ये बताना है। तो ऑप्शन ए है आपका उनके विकास में सहायक हो, जो बालकों के विकास में सहायक हो। ऑप्शन बी है आपका छात्रों के स्तर के अनुरूप हो। ऑप्शन सी है समाज की आवश्यकताओं को पूरा करे और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों उपयुक्त सभी। जी दोस्तों बताइए। देखिए एक अच्छा पाठ्यक्रम क्या होगा दोस्तों, है ना, एक अच्छा पाठ्यक्रम के बारे में बात करें तो एक अच्छा पाठ्यक्रम वैसा होना चाहिए जो उन बालकों में विकास करे, सही है, छात्रों के स्तर के अनुरूप हो। आप पहली क्लास के बच्चे को आप 12th क्लास का पढ़ा रहे हो तो वो जो पाठ्यक्रम है वो उसके अनुकूल नहीं है ना, तो ये भी सही है। ठीक है, समाज की आवश्यकताओं को पूरा करें तो ये भी सही है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, बाल मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक किस बात का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन ए है आपका छात्रों की अभिरुचि। ऑप्शन बी है दोस्तों छात्रों की क्षमता। ऑप्शन सी है छात्रों का चेतन और अचेतन व्यवहार और ऑप्शन नंबर डी है आपका उपयुक्त सभी या फिर ये सभी। जी दोस्तों, बाल मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक किस बात का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। आपको जो शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ाई जाती है या बाल मनोविज्ञान जो पढ़ाई जाती है उस वो जो है वो शिक्षकों के लिए किस प्रकार उपयोगी है ये आपको बताना है ना। तो शिक्षा जो मनोविज्ञान पढ़ाई जाती है या बाल मनोविज्ञान पढ़ाई जाती है उससे शिक्षक जो होता है ना उसको छात्रों की अभिरुचि के बारे में पता चलता है, छात्रों की क्षमता के बारे में पता चलता है, छात्रों का चेतन और अचेतन व्यवहार भी पता चलता है, अर्थात उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर होगा।
मतलब ये प्रश्न पूछा गया है, आपको शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ाई जाती है तो उससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न, शिक्षा का प्रचार प्रसार क्यों आवश्यक है। जी दोस्तों, जो शिक्षा है उसका जो प्रचार प्रसार है वो क्यों आवश्यक है। ऑप्शन ए है साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाने में, लोगों को समाज के उपयोगी अंग बनाने के लिए, शिक्षकों को नौकरी देने हेतु और लोगों को शिक्षा के प्रति आकृष्ट करने हेतु। अब देखो, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है तो प्रचार प्रसार किसका करते हैं, मतलब आप कोई एक बिज़नेस शुरू करते हैं, आप उसका प्रचार प्रसार करते हैं दोस्तों, तो क्यों करते हैं कि आप समाज के सामने उस चीज़ की अहमियत को बता सकें। वो जो आप चीज़ जो आप बना रहे हो या जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हो उसको आप समाज से अवगत करा सकें, है ना। समाज के लिए उपयोगी अंग बनाने के लिए आप क्या करते हो, किसी चीज़ का प्रचार प्रसार करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लोगों को समाज का उपयोगी अंग बनाने के लिए। जी दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका। जी दोस्तों, जो आपकी मंडे से जो सैटरडे क्लास चलती है वो टॉपिक वाइज अपन मिक्स क्वेश्चन भी करते हैं, टॉपिक वाइज भी करते हैं। मतलब पहले अपन टॉपिक पढ़ते हैं फिर अपन उसके क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और जो संडे को रहती है ना क्लास, उसमें अपन मिक्स क्लास करते हैं, जैसे आपको मॉडल पेपर में देखने को मिलता है वैसे अपन क्लास लेते हैं जिसमें मिक्स क्वेश्चन सभी टॉपिकों को इंक्लूड करके बनाया जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न है, कहा जाता है कि शिशु एक कोरी स्लेट होता है, इसका क्या आशय है। देखिए, कहा जाता है कि एक जो बच्चा होता है ना वो एक कोरी स्लेट मतलब साफ स्लेट, एक कोरे पेपर की तरह होता है ना। तो उसका क्या अर्थ होता है, शिशु अवबोध होता है, उसका दिमाग बिल्कुल खाली होता है, उसे इच्छा अनुसार गढ़ा जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, शिशु में द्वेष भाव नहीं होता है। आपके पास एक नया बच्चा आता है जो मतलब एलकेजी यूकेजी में या पहली बार ही स्कूल में प्रवेश करने के लिए आता है, तो उसके लिए कहा जाता है कि ये वो तो बिल्कुल एक कोरी स्लेट है या फिर एक कोरा कागज़ है जिस पर आप जो चाहो लिख सकते हो, उसको जैसा बनाना चाहो बना सकते हो, है ना। तो ये ध्यान रखना, इसलिए ऐसा बोला जा सकता है कि उससे अपन अपनी इच्छा अनुसार गढ़ सकते हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका, प्रतियोगिता से एक उत्तम गुण का विकास होता है ना। प्रतियोगिता अपन परीक्षा भी कराते हैं, प्रतियोगिता आप अलग अलग खेलों में भी करवाते हैं, अलग अलग जो तरीके की प्रतियोगिताएं स्कूल में होती है, तो उससे क्या होता है, किस गुण का विकास होता है। लक्ष्य ऊंचा रखना, पराजय से पराजय को भी खुशी खुशी स्वीकार करना, काम पूरा करके ही दम लेना, या फिर ये सभी। या फिर प्रतियोगिता के साथ साथ यहाँ पर अपन खेल को भी इंक्लूड कर सकते हैं। देखिए, एक अच्छा खेल जो होता है ना दोस्तों, वो क्या होता है, अपन को ऊंचा लक्ष्य रखने के लिए अपन को प्रेरित करता है ना। कक्षा में आप 30 विद्यार्थी हैं तो 30 में से कोई 3 या 4 बच्चे ही सोचते हैं कि अब मुझे इस क्लास में टॉप करना है ना। लेकिन अब 30 के 30 को अगर अपन मैच खिला दें उनका फेवरेट, जैसे मान लीजिए आपको क्रिकेट खिला दे या फिर कोई भी आपका फेवरेट गेम खिला दे, तो सब यही सोचेंगे यस ये तो मैं ही मैच जीत के रहूँगा, है ना। तो जो खेल है, जो प्रतियोगिता है ना दोस्तों, वो बालकों में ऊंचा लक्ष्य रखना सिखाता है। और दोस्तों, जो हार होती है, जिस भी बच्चे की हार होती है, तो वो हार उसे मतलब हार सहन करना, जो आने वाली ज़िंदगी में उसको कई सारी जो कामयाबी है नाकामयाबी मिलेगी उसके लिए तैयार करती है। अर्थात पराजय को भी खुशी खुशी स्वीकार करना सिखाती है और काम पूरा करके दम लेना ही सिखाती है। अर्थात उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जी दोस्तों, इसलिए आपको भी जो प्रतियोगिता परीक्षा की जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो इसको इसी तरीके से लेना है, ऊंचे लक्ष्यों को पाने के लिए आपको रखना है ना। सिर्फ पास मतलब आपको टारगेट ही ऐसा रखना है, मेरे तो कम से कम 400 450 नंबर आने ही चाहिए, है ना, तभी कॉलेज मिलेगी। उससे नीचे आपको कॉलेज मिलने के चांसेस बहुत ही कम है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, आप किस छात्र को श्रेष्ठ मानते हैं। जो शिक्षकों को सम्मान दे और उनकी आज्ञा माने, जो सुशील और शर्मिला हो और अनुशासन में रहे, जो शिक्षा ग्रहण करने में और अध्ययन करने में रुचि रखता हो, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, जो नियमित पाठशाला आता हो और कक्षा का मॉनिटर हो। जी दोस्तों,
अब बताइए, छात्र को श्रेष्ठ मानेंगे तो वो छात्र वही श्रेष्ठ होता है। छात्र का काम क्या होता है? शिक्षा ग्रहण करना, और शिक्षक का काम होता है शिक्षक ग्रहण करवाना, शिक्षा ग्रहण करवाना। तो दोस्तों बालक का जो काम अच्छा करेगा तो वही अच्छा होगा, है ना। बालक का मुख्य काम है शिक्षा ग्रहण करना, तो अपन को ज़्यादा सोचना नहीं है, जो मेन बात है ना उसी पर देखना है ना। शिक्षक को सम्मान दे और उसके आज्ञा माने। कोई ये सोच सकते हैं यार मेरे को सम्मान दे रहा है तो वो बालक अच्छा होगा। अरे मेन बालक वह अच्छा होगा जो शिक्षा को अच्छी तरीके से ग्रहण करता हो और अध्ययन में रुचि दिखाता हो। ठीक है, चलिए देखो, आपको जो शिक्षण अभिरुचि है ना दोस्तों, इसके तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी दोस्तों। इन प्रश्नों को बार बार आप रिपीट करेंगे ना तो आपकी जो सोच है वो डेवलप होगी, और सोच से संबंधित ही प्रश्न शिक्षण अभिरुचि में पूछे जाते हैं। चलिए, छात्रों की प्रतिक्रिया नकारात्मक भी होती है और सकारात्मक भी। नकारात्मक प्रक्रिया का एक उदाहरण देना है। देखो, छात्र पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव सोच वाले भी होते हैं, तो आपको नकारात्मक सोच का एक उदाहरण देना है। छात्र अनुशासनहीनता नहीं करते हैं। अरे ये तो अच्छी बात है, सकारात्मक कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए तो काट ही दो। चलो, ऑप्शन नंबर बी, छात्र कक्षा में सुशील व्यवहार नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, छात्र कक्षा शिक्षण में रुचि नहीं लेते हैं। और ऑप्शन नंबर डी, छात्र कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो सकता है क्या उत्तर? अब शोर नहीं मचा रहे, ये तो उनका अच्छा गुण है। अब देखिए, अब दो ऑप्शन है अपने पास। कक्षा में सुशील व्यवहार नहीं करते। अरे कक्षा में कोई बच्चा जो है वो सुशील व्यवहार मतलब शर्मिला व्यवहार करने के लिए आता है क्या? है ना, शर्मिला व्यवहार नहीं करना, ये तो इसका उत्तर नहीं बनेगा। कक्षा में अगर वो शिक्षण कार्य में रुचि नहीं दिखा रहे हैं तो दोस्तों आपको यही उत्तर इसका सही माना जाएगा, है ना। तो वो उसका क्या होगा? बालकों का नकारात्मक प्रभाव होता है दोस्तों। चलिए, अगला प्रश्न है, प्रौढ़ शिक्षा इसलिए आवश्यक है ताकि। जो प्रौढ़ शिक्षा होती है दोस्तों, तो वो क्यों आवश्यक है बच्चों के लिए? जो स्टूडेंट्स होते हैं प्रौढ़ शिक्षा ग्रहण करने वाले, बताना है आपको। प्रौढ़ों की संख्या सबसे ज़्यादा है। प्रौढ़ों को रोजगार प्राप्त करने में आसानी होगी। प्रौढ़ों को शिक्षित करना कम खर्चीला है। और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, शिक्षित प्रौढ़ अपने बच्चों को भी शिक्षित बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। बालकों की शिक्षा की बात नहीं हो रही है दोस्तों, प्रौढ़ शिक्षा की बात हो रही है। मान लीजिए कोई आदमी है, वो अशिक्षित है, मतलब ठीक है, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो वो अपने बालकों को भी मतलब ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाएगा। और हालांकि उसको अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ना लिखना आता है तो वो अपने बालकों को भी अच्छी तरीके से पढ़ा पाएगा, अच्छी तरीके से ज्ञान दे पाएगा। तो आपको ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, छात्रों को पहले कोई सामान्य नियम बताकर उसके बाद उस नियम को उदाहरण देकर नियम की पुष्टि करने की विधि क्या होती है? देखिए, दो विधि होती है। एक विधि होती है आगमन, एक विधि होती है निगमन। ये शिक्षण विधि है, मतलब आपकी कोई चैप्टर पढ़ा रहे हो क्लास में, तो मतलब विधियाँ बहुत सारी होती है, लेकिन इन दो विधियों में आपको ध्यान रखना। एक विधि का नाम है आगमन, एक विधि का नाम है निगमन। ठीक है, तो पहले प्रश्न को पढ़िए। सामान्य नियम बता दिया, क्या बता दिया? पहले नियम बता दिया, ठीक है। उसके बाद आप उदाहरण दे रहे हो और नियम की पुष्टि कर रहे हो, तो इस विधि को क्या कहते हैं? ठीक है, पहले नियम बताया और फिर क्या किया दोस्तों? उसका उदाहरण दिया। जैसे आप मान लीजिए हिंदी पढ़ा रहे हैं, ग्रामर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आपने पहले उसको संज्ञा की परिभाषा बताई कि परिभाषा ये होती है, फिर आप उसके उदाहरण देते हो कि देखो ये अपन ने परिभाषा पढ़ी थी, उसके अनुसार ये उदाहरण होते हैं, है ना। या फिर आपने एक आयत की परिभाषा बताई, फिर आयत की परिभाषा बना के फिर आप उसके उदाहरण दे रहे हो, देखो आपने अपन ने ऐसे ऐसे परिभाषा पढ़ी थी, फिर अपन ने उसको उदाहरण दे दिए। तो इस विधि को कहते हैं दोस्तों निगमन विधि। कौन सी विधि कहते हैं? निगमन विधि। लेकिन एक विधि होती है आगमन, है ना। ऐसे याद रख सकते हो, आगमन मतलब क्या होता है? ऐसे शुरू होती है और ऐसे ही उदाहरण आता है ना, ऐसे ही अपन ये ऊ से ही क्या लिख देते हैं? उदाहरण लिख देते हैं। इस विधि में क्या करते हैं? पहले अपन एग्जाम्पल से समझाते हैं, पहले क्या देते हैं? अपन उदाहरण समझाते हैं और फिर नियम को प्रतिपादित करते हैं। देखो ये सभी एक जैसे होते हैं, है ना। तो अपन उसकी फिर बाद में नियम बताते हैं, पहले उदाहरण बताते हैं, तो उस विधि को कहते हैं अपन आगमन विधि। आगे समझ में? जल्दी से थम्स अप कर दीजिए दोस्तों। देखिए, मोटिवेट रहना है आपको। आपको अपने जो गार्जियंस है, आपके पेरेंट्स जो है,
उनकी तरफ देखना है, वो कितनी मेहनत कर रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए। आपको भी उसी जोश से पढ़ना है और इस बार आपको पीटीटी में नंबर लेकर आना है। जो अगली शिक्षक भर्ती होने वाली है उस तक आपको बीएड कंप्लीट करनी ही है दोस्तों, है ना। साल खराब आपका नहीं होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्नों से छात्रों की मानसिक क्रिया जागृत होनी चाहिए, यह उक्ति किस विद्वान की है दोस्तों। जी दोस्तों, ये देखते हैं कि जो आपकी टीचिंग की जो भी वैकेंसी आती है उसमें जो शिक्षण अभिरुचि पूछी जाती है उसमें भी परिभाषा से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो देखिए, इसमें भी जो आपकी पीटीटी की परीक्षा है उसमें भी कथन और जो परिभाषा होती है उससे प्रश्न पूछा जाता है। तो ये परिभाषा देखो, प्रश्नों से छात्रों की मानसिक क्रिया जागृत होनी चाहिए, ये कथन किस विद्वान का है। तो आपको ये याद रखना है, ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, रेमोंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी रेमोंड द्वारा कही गई है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी पाठ को पढ़ाने में शिक्षक को सबसे अधिक प्रश्न किस चरण में पूछना चाहिए। आप किसी पाठ को पढ़ा रहे हैं तो आपको ज़्यादा प्रश्न किस चरण में पूछना चाहिए। पहला है प्रस्तावना चरण में, दूसरा है पुनरावृत्ति चरण में, तीसरा है विकास चरण में और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। जी दोस्तों, मतलब आप किसी पार्ट को पढ़ा रहे हो तो उसके अलग अलग चरण होते हैं। पहले आप उसकी प्रस्तावना बताते हैं, भाई इस पार्ट में क्या है कैसा है, थोड़ा बहुत आपने बता दिया कि अपन इससे बात करना चाहते हैं। फिर आप पाठ पढ़ रहे हैं, उसका विकास हो रहा है, आप मतलब अच्छी तरीके से उसको पढ़ा रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, बच्चों में उसको मतलब जागृति पैदा हो रही है। ठीक है, अब आप उस समय पूछेंगे या फिर पुनरावृत्ति मतलब रिवीजन करवाएंगे उस समय पूछेंगे। तो दोस्तों याद रखना है कि सबसे अधिक जो प्रश्न है ना वो अपन उस समय पूछेंगे जब अपन विकास के चरण में होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। पुनरावृत्ति में भी प्रश्न पूछेंगे, लेकिन दोस्तों सब सर्वाधिक प्रश्न अगर पूछने चाहिए, मतलब शुरुआती समय में अगर प्रश्न पूछने चाहिए तो वो विकास के चरण में पूछने चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, छात्रों को तात्कालिक प्रेरणाएं प्राप्त हो सकती है। कैसे तात्कालिक प्रेरणाएं प्राप्त हो सकती है आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपको छात्रों को डांटने फटकारने से, ऑप्शन नंबर डी है बी है दोस्तों छात्रों को महापुरुषों के जीवन से उदाहरण देने से, ऑप्शन नंबर सी है छात्रों को पुरस्कृत करने में और दोस्तों डी है दोस्तों छात्रों को व्याख्यान देने से। अब देखो, तात्कालिक प्रेरणा का अर्थ होता है दोस्तों तुरंत एकदम प्रेरणा मिल जानी चाहिए, अरे वाह यार ये काम अच्छा किया अपन ने, या फिर उसको ऐसा कुछ किया उसने उसको ये मिला है, तो एकदम वो देखते ही अपन को तात्कालिक हो जाती है। याद हो तो आपको बचपन में किसी को अच्छा एक इनाम देते हुए देखा होगा तो आपके भी मन में आया होगा, अरे वाह यार काश मैं भी इस इनाम को पाता, मेरे को भी ये इनाम मिलता, है ना। तो यदि आप तात्कालिक मतलब तुरंत आपको किसी को प्रेरणा देनी है तो उसका जो सबसे अच्छा जो उपाय है दोस्तों वो है छात्रों को पुरस्कृत करना, है ना। आपको याद है बच्चों बचपन में आपको कोई भी लालच दे देते होंगे कि ले तो ये याद करके सुना, तेरे को आइसक्रीम दिलाएंगे, है ना। तो वो आइसक्रीम के लालच में फटाफट अपन याद करके सुना देते थे। हो सकता है भाई किसी के पेरेंट्स ऐसे कहते हो कि जल्दी से याद करके सुना फिर तेरे को चप्पल खिलाऊंगी नहीं तो, फिर वो भी पुरस्कार के भय से अपन को याद तो करना ही पड़ता था ना। चलिए, तो तात्कालिक अपन को सपोर्ट चाहिए, तो तात्कालिक सपोर्ट कब मिलता है, जब अपन किसी बालक को पुरस्कृत करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, आपके अनुसार कक्षा में वातावरण कैसा होना चाहिए। छात्र एवं अध्यापक दोनों को बराबर योगदान हो, सख्त, अंतर्मुखी व संयमित और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं। हालांकि ये प्रश्न आपको आपकी भावनाओं को मतलब अलग लगेगा, मतलब आपको लगना चाहिए कि नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन एक शिक्षक के रूप में आपको बताना है कि कैसा आपको कक्षा में जो है व्यवहार करना चाहिए या कक्षा का जो वातावरण है वो कैसा रखना चाहिए। देखिए, आपको लग रहा होगा कि यार छात्र एवं अध्यापक दोनों बराबर योगदान है तो अच्छा तरीके से आपका शिक्षण होगा, लेकिन नहीं दोस्तों, शिक्षक पढ़ाता है, अगर शिक्षक पढ़ा रहा है और बालक भी बराबर बोल रहे हैं तो दोस्तों शिक्षण कार्य अच्छा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट नहीं होगा। एक शिक्षक तभी अच्छा व्यवहार करेगा तो वातावरण बना सकता है जब वो कैसा व्यवहार करेगा, सख्त व्यवहार करेगा थोड़ा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा दी जा सकती है।
ये जो प्रश्न है ना पिछली बार पूछे गए हैं, जो बोर्ड द्वारा आपका सही उत्तर माना गया है, उसी के आधार पर अपन बात करते हैं ना। तो बताना है आपको, स्वयं अपनाकर, भाषण द्वारा, लेखों द्वारा या फिर खेल कूद द्वारा। पर्यावरण शिक्षा की आपको प्रेरणा देनी है। जैसे आप, चलो सिंपल सी बात कहते हैं, एक गुरुजी है, वो बालकों को कह रहे हैं कि भाई धूम्रपान नहीं करना चाहिए, और वो खुद आकर स्कूल से बाहर निकल के फटाफट वहीं बीड़ी जलाई, सिगरेट जलाई, पी रहे हैं, तो क्या बालक उसे मानेंगे? नहीं। कितना भी अच्छा भाषण दे लो वो नहीं मानेंगे, कितना भी अच्छा लेख लिख लो बालक नहीं मानेंगे। और खेल कूद द्वारा कैसे मानेंगे? तो अगर एक शिक्षक स्वयं अच्छे गुणों को अपनाकर रोल मॉडल बनता है, तभी दोस्तों बालकों पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो स्वयं अपनाकर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, निष्क्रिय प्रतिरक्षा को प्राप्त किया जा सकता है निवेशित करके। अब आपको बताना है किसको निवेशित करके निष्क्रिय प्रतिरक्षा को प्राप्त किया जा सकता है। एंटीबॉडीज, टीका, प्रतिजैविक और एंटीजन। निष्क्रिय प्रतिरक्षा से मतलब है दोस्तों, जैसे अभी आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस आया होगा, है ना, और आपको क्या लगाए गए हैं? टीके लगाए गए हैं। क्या अपनाए गए हैं? आपको टीके लगाए गए, टीके तो लगा दिए, लेकिन निष्क्रिय प्रतिरक्षा कैसे मिलेगी? जब आपके शरीर में एंटीबॉडी बन जाएगी। क्या बन जाएगी दोस्तों? एंटीबॉडी बन जाएगी, है ना। तो एंटीबॉडी बन जाएगी मतलब जो वायरस आ रहा है उसके खिलाफ लड़ने की शक्ति आपको मिल जाए, तो फिर जो आपका निष्क्रिय प्रतिरक्षा है ना, वो एक्टिव हो सकता है। तो आपको याद रखना है निष्क्रिय प्रतिरक्षा कैसे प्राप्त होगा अपनों को? एंटीबॉडीज से, है ना। और एंटीबॉडीज कैसे मिलती है? तो वो आपको याद रखना है टीकाकरण से, ठीक है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा कैसे मिलेगा? एंटीबॉडी बनने से। और एंटीबॉडी कैसे मिलेगी आपको? टीकाकरण से। अगला प्रश्न है आपका, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? पढ़ाने में उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धति और विषयों के ज्ञान में दक्षता, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, अति मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए दोस्तों? आप जानते हैं कि प्राथमिक स्तर पर जब बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो एक बार में समझ में नहीं आता, कई बार उन बालकों को पढ़ाना पड़ता है। आप जानते हैं रोज़ वो पहाड़े सिखाता है, जो छोटी क्लास में पढ़ाता है रोज़ पहाड़े सिखाता है, रोज़ गिनती बुलवाता है ना। तो एक जो प्राथमिक कक्षा में जो बच्चों को पढ़ाते हैं ना शिक्षक, उनके अंदर धैर्य और दृढ़ता रहनी चाहिए दोस्तों, है ना। तभी आप बच्चों को सही तरीके से पढ़ा पाएंगे, है ना। उन्हें अब पढ़ा दिया, आप सोचे यार कल तो पढ़ाया ये, अब अपन आगे बढ़ते हैं, बच्चे पढ़ ही नहीं रहे, अरे उनका दिमाग को सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, मतलब धैर्य रखना पड़ता है। तो प्राथमिक स्तर के शिक्षक में क्या होनी चाहिए दोस्तों? धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, सीखना समृद्ध कैसे हो सकता है? यदि वास्तविक दुनिया के उदाहरण को कक्षा में लाया जाए, जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतर्क्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए, है ना। सीखना कैसे समृद्ध हो सकता है? ऑप्शन नंबर बी, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से आपको बताना है। देखो, सीखना समृद्ध करना है ना, तो बालकों को क्या प्रैक्टिकल करवाने पड़ेंगे। क्या करवाने पड़ेंगे? प्रैक्टिकल। अब देखो, विज्ञान को आपको सीखना है समृद्ध, मतलब उसमें समृद्धि प्राप्त करनी है किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप उसको क्या करते हैं? प्रायोगिक रूप से पढ़ाते हैं, तभी वो बालक क्या होता है उसको अच्छी तरीके से जान सकता है ना। तो वास्तविक दुनिया से आपको उदाहरण देकर आपको समझाएंगे, तभी एक शिक्षा क्या बन पाएगा? समृद्ध बन पाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से आपको बताना है कौन सा कथन सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानी जाती है। प्रक्रिया की, ये जो है वो प्रक्रिया की है ना। निम्न में से कौन सा कथन सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानी जाती है? ऑप्शन ए है आपका, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र संस्थान जहाँ पर अधिगम प्राप्त होता है। क्या ये सही बात है? क्या देखो, नहीं माननी चाहिए। क्या आप सिर्फ स्कूल में ही शिक्षा प्राप्त करते हो क्या? तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं।
अगला प्रश्न आपको बताना है दोस्तों, अच्छे से ध्यान से इस प्रश्न को पढ़ना है और उत्तर देना है। किस को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है? अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक किसको माना जाता है, ये आपको बताना है। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, कक्षा में एकदम खामोशी, विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य। जी दोस्तों देखिए, अधिकतम उपस्थिति ये अभिप्रेरित शिक्षण का मान सकते हैं, लेकिन नहीं है, इतना इसका सही उत्तर नहीं माना जाएगा। कक्षा में एकदम खामोशी है तो इसको तो अपन काट ही देते हैं। खामोशी है तो अभिप्रेरित शिक्षण कैसे बनेगा, है ना। विद्यार्थी अब प्रश्न पूछ रहा है तो वो अभिप्रेरित है, क्या है, प्रेरणा जगी हुई है ना। अभिप्रेरित का मतलब क्या होती है, प्रेरणा जगी हुई है बालकों में सीखने की। अब प्रेरणा कब जगी रहेगी, जब बालक कुछ नई चीज़ सीखने के लिए जागरूक होगा, और जागरूक होने के लिए उसे प्रश्न पूछते हैं ना। तो विद्यार्थी जब प्रश्न पूछता है तो वो एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, कृतिका अक्सर घर से ज़्यादा बातें नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। एक बालिका के बारे में बताया गया है कि वह घर पर तो बिल्कुल बात नहीं करती, लेकिन स्कूल आते ही बहुत बातें करने लग जाती है। ये क्या बताता है? विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बातें करने का अवसर देता है। क्या आपको दिया कभी? क्या ये उत्तर हो सकता है? चलो काट दो इसको, जो उत्तर नहीं है उसको पढ़ते ही काट दो। चलो ये तो उत्तर नहीं हो सकता। शिक्षकों की यह मांग है कि बच्चे विद्यालय में खूब बातें करें। क्या आपके शिक्षक आपको कहते थे अरे तुम खूब बातें करो बैठे बैठे? डंडा याद है ना शिक्षक का। अगला, कृतिका को अपना घर पसंद नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। आप मान लीजिए एक फंक्शन में गए, वहाँ पर आप कुछ भाषण मतलब कि किसी को कुछ कह रहे हैं, कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो आप वहाँ पर बोलोगे क्या? नहीं बोलोगे, है ना। और एक ऐसी जगह जहाँ पर आपसे खुद से पूछा जाता है कि बताओ यार भैया क्या काम किया है, कैसे करें इसको, बताओ यार कैसे करा जाए इसको, है ना। जहाँ आपके विचारों को मान्यता मिलती है ना दोस्तों, वहाँ पर आपके जो बोली है ना वो अपने आप निकल जाती है। कहते हैं ना ये बच्चा बोलता नहीं है, लेकिन जब उससे पूछा जाता है, जहाँ पर उसकी विचारों को मान्यता दी जाती है, तब उसके शब्द अपने आप निकलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, आपको पसंद आ रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे क्या दोस्तों हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे और आपकी भी तैयारी कंटिन्यू बनी रहे, है ना। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमता को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ समृद्ध है? मीडिया मनोविज्ञान, सामाजिक दर्शन, शिक्षा समाजशास्त्र और शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षक और अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए क्या पढ़ाया जाता है आपको? शिक्षा मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है दोस्तों, है ना। सीखने की प्रक्रिया है, उसके अंदर अभिप्रेरणा क्या होती है? ऑप्शन को आराम से पढ़िए। शिक्षक जो शिक्षार्थी होती है को स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, पिछले सीखे हुए नए अधिगम से अलग करती है। जो अभिप्रेरणा है ना दोस्तों, वो क्या करती है दोस्तों, रुचि का विकास करती है। किसका विकास करती है? रुचि का विकास करती है। आप किसी, मान लीजिए बचपन में आप कोई एसडीएम वगैरह या फिर आप कोई कलेक्टर के ऑफिस में मान लो गए होंगे, जब आपको उसका जीवन स्टाइल, लाइफ स्टाइल देखा होगा आपने, तो आप भी इम्प्रेस हुए होगे, यार ये तो अपन को कुछ करना है ना, ऐसा कुछ बनना है अपन को। या फिर आपने कोई अपने रोल मॉडल को देखा होगा, वो आपके लिए अभिप्रेरणा का काम करता है, और अभिप्रेरणा के प्रति क्या होती है, जैसा वो करता है ना उसके प्रति अपनी रुचि अपने आप पैदा हो जाती है। चलिए जी दोस्तों, अगला प्रश्न है, निचली कक्षाओं में शिक्षण के खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है शिक्षण के सामाज्य शास्त्रीय सिद्धांतों पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर। देखो, निचली कक्षा के बारे में पूछा है, खेल कूद की जो पद्धति है वो मूल रूप से किस पर आधारित होती है?
जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ठीक है। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को कहते हैं पदक्रम, अन्वय, उद्देश्य या फिर विधेय। जल्दी से बताना है, शब्दों में परस्पर सामंजस्य को क्या कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार मतलब पूछा जाता है ये, तो ध्यान रखना है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अन्वय इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से बताना है कौन सा है, ए बी सी डी। जी दोस्तों जल्दी से बताइए, प्रश्न देखो कट रहा होगा, अब दिख रहा होगा। चलिए आपको बताना है, प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का जो वर्गीकरण नहीं होता है वो कौन सा है। उच्छिप्त, पार्श्वक, संघोष और ऊष्म। जी दोस्तों याद रखना है, प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर ये तीन तो होते हैं वर्गीकरण। ठीक है, संघोष नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद कितने हैं। देखिए व्युत्पत्ति या फिर मूल रूप के आधार पर आपसे पूछा गया है संज्ञा के कितने भेद हैं। तो अपन जानते हैं संज्ञा के मूल रूप से कितने भेद है, तीन भेद है। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा भाववाचक संज्ञा, तीसरा जातिवाचक संज्ञा। तीन भेद तो ये होते हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति विशेष का नाम लिखा होता है, व्यक्ति विशेष, जाति विशेष या फिर स्थान विशेष का मूल नाम होता है। जातिवाचक संज्ञा में आपको एक ग्रुप के बारे में डिनोट किया जाता है, पूरी जाति का बोध कराते हैं, जैसे लड़का लड़की, आदमी, है ना, पशु। और जो भाववाचक संज्ञा होती है वो अमूर्त वस्तुओं का बोध करवाती है, जैसे खुशी, दुखी, गुस्सा, ये सभी चीज़ें। तो मूल रूप से जो संज्ञा होती है वो तीन होती है, और कुल जो संज्ञा के भेद होते हैं वो पांच होते हैं। अगला है आपका, समानाधिकरण किस अवयव का भेद है। समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक या फिर विस्मयादि बोधक। समानाधिकरण किस अवयव का भेद है। अवयव जो टॉपिक है उससे प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। हिंदी ग्रामर शुरू हो गई है। देखो पहले अपन ने जीके के प्रश्न देखे थे, फिर शिक्षा मनोविज्ञान, और अपन हिंदी ग्रामर के ऊपर आ चुके हैं। तो दोस्तों याद रखना है, समुच्चय बोधक का भेद है ये। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग शब्द बताना है आपको, दीमक, रात, वर्षा, विदुर। जी दोस्तों याद रखना है, इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी, विदुर। ठीक है, विदुर जो है वो पुल्लिंग शब्द माना जाता है। जिस शब्द में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो और योजकों द्वारा जुड़े हो उन्हें अपन क्या कहते हैं। देखो दो तो आपको उपवाक्य मिलेंगे और बीच में एक योजक मिलेगा, कंजक्शन मिलेगा, तो इस प्रकार के वाक्य को क्या कहते हैं, उपवाक्य। अरे दो उपवाक्य तो उसमें पहले ही है और वो जुड़ा हुआ है, तो उपवाक्य तो हो नहीं सकता। मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर सरल वाक्य। सरल वाक्य तो एक सिंपल वाक्य होता है, ये हो नहीं सकता। अब इन दोनों में से बताना है आपको। जी दोस्तों जल्दी से बताना, दो उपवाक्य हो और एक उसमें योजक कड़ी जुड़ी हुई हो, तो आपको बताना है ऐसे वाक्य को क्या कहते हैं। जी दोस्तों सही उत्तर होगा इसका, संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है तो उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है। अब आपको पूरा प्रश्न और ऑप्शन दिख रहे होंगे, जल्दी से बताइए। ब्रज भाषा, उपभाषा, लिपि या फिर क्षेत्रीय रूप। जी दोस्तों जैसे आप हिंदी बोल रहे हैं, थोड़ा सा जब बोली का जब क्षेत्र है ना थोड़ा विकसित हो गया, उसमें साहित्य की रचना भी होगी, तो उसे अपन क्या कहेंगे दोस्तों। तो याद रखना है, इसको अपन कहते हैं उपभाषा। क्या कहते हैं, उपभाषा कहते हैं। चलिए
अगला प्रश्न है दोस्तों, जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में की जाती है उसे क्या कहते हैं? ऐसी ध्वनि ना तो स्वर हो ना फिर क्या हो, व्यंजन, तो उसे अपन क्या कहते हैं आपको बताना है। आगत, ऊष्म, अंतस्थ, अयोगवाह। जी दोस्तों याद रखना है, ऐसी ध्वनियाँ जो ना तो स्वर होती है ना व्यंजन होती है उसे अपन कहते हैं अयोगवाह ध्वनियाँ कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वर तंत्रिका के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? 1, 2, 3 और 4। व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है स्वर तंत्रिकाओं के आधार पर? जी दोस्तों याद रखना है, व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है स्वर तंत्रिका के आधार पर। भाववाचक संख्या के कितने प्रकार के शब्दों से बनती है आपको बताना है। भाववाचक संख्या जो है ना वो कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? 4, 3, 5 और 6। जी दोस्तों याद रखना है, जो भाववाचक संख्या होती है ना वो कुल कितने प्रकार के जो शब्द है उससे मिलती है? तो 5 प्रकार के शब्दों से मिलती है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है आपको बतानी है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या पूछी गई है 25, 30, 20 और 35। स्पर्श व्यंजन पूछे हैं आपसे, किस कौन से व्यंजन? स्पर्श व्यंजन। ठीक है, तो याद रखना है स्पर्श व्यंजनों की संख्या कुल कितनी होती है दोस्तों? 25 होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? देखिए बोल के देखिए, ए तो कंठ पर भी जोर पड़ रहा है और तालव्य पर भी जोर पड़ रहा है। बोल के देखिए, ए आई, है ना, आई बोलते हैं ना इसको। तो चलिए, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, कंठ और तालव्य। किस स्वर में उच्चारण में दीर्घ स्वर से सभी अधिक समय लगता है? अधिक समय है, ठीक है। ऐसा स्वर जिसे अपन उच्चारण कर रहे हैं तो वो दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लेता है, तो वो कौन से होते हैं? अनुस्वार, अनुनासिक, ह्रस्व या फिर प्लुत। जी दोस्तों याद रखना, जो प्लुत स्वर होते हैं ना उनको उच्चारण करने में दीर्घ स्वर जैसे कि आ, बड़ी ई, ओ, औ सॉरी, है ना, औ और बड़ा ओ माने, ठीक है, ये जो है ये दीर्घ स्वरों की श्रेणी में आते हैं। तो इनको उच्चारण से भी ज़्यादा समय जो लगता है वो लगता है अपने प्लुत स्वरों का लगता है। अगला है आपका, निम्न में से कौन सा व्यंजन ऐसा है जिसका उच्चारण आपके तालव्य है? बोल के देखिए, ग कंठ हो रहा है तो, है ना, झ, बोल के देखिए झ, तालव, जी बढ़ रही है ना तलवे पे, झ, तो ये ऑप्शन सही है। चलिए अगला, अगला प्रश्न है आपका, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? भाषा की सार्थक, सार्थक का अर्थ देखिए, अब यहाँ भाषा का जो सार्थक का अर्थ है ना कि आपको वो समझ में आना चाहिए कि वो क्या बोल रहा है ना। तो शब्द, वर्ण, अर्थ और मात्रा, तो जो सबसे छोटी इकाई होती है जो समझ में आती है वो होती है दोस्तों शब्द। क्या होती है दोस्तों? शब्द होती है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि अपन ने टॉपिक अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, जानते हैं सभी। 2, 3, 4, 5 जल्दी से बताना है। जी दोस्तों, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? कुल 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? वेद बताइए। पहली संधि होती है दीर्घ संधि, कौन सी? दीर्घ संधि। फिर आती है गुण संधि, एक आती है यण संधि, कौन सी संधि? यण संधि। एक कौन सी आती है? दीर्घ संधि, सॉरी अयादि संधि। और एक कौन सी आती है दोस्तों? वृद्धि संधि। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि, ये कुल कितने प्रकार की स्वर संधि होती है? 5। और संधि कितने प्रकार की होती है? मुख्य रूप से 3। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चलिए, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है आपको बतानी है।
ये अपन ने पढ़ा था पहले भी प्रश्न। चौपाई का जो प्रत्येक चरण होता है ना, उसमें कितनी मात्राएं होती है, तो मैंने बताया था 4 से याद रख सकते हो। चौपाई तो 4 × 4 कर देना, 4 × 4/4, ठीक है। तो 4 × 4 मतलब 16। कितनी होती है दोस्तों? 16 मात्राएं होती है। छंद कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताना है। 2, 3, 4, 5। जी दोस्तों, छंद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है? आपको बताना है कौन सा जो है वो वर्णिक छंद है। दोहा, चौपाई, सवैया या फिर रोला। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की, तो वर्णिक छंद के बारे में बात करें तो वो है आपका सवैया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सॉरी अगला प्रश्न है आपका, जल्दी से आपको बताना है। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम चिन्ह को क्या कहते हैं? आप कोई छंद पढ़ रहे हैं तो आपको बताना है जो विराम चिन्ह होते हैं उनको क्या कहते हैं। गति, यति, तुक, गण। जो विराम चिन्ह होते हैं ना छंद पढ़ते समय, तो उसको कहते हैं दोस्तों यति। क्या कहते हैं? यति कहते हैं। जो छंद टॉपिक है ना वो अभी अपन ने पढ़ा नहीं है, तो अभी अपन इसके बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन मिक्स प्रश्नों में आप देखेंगे कि इसके भी प्रश्नों को इंक्लूड किया जाता है, जिससे आप मॉडल पेपर को समझ सके कि प्रश्न सभी टॉपिकों से आता है ना। तो कोई एक आध टॉपिक आप पढ़ के चले गए, संधि और समास पढ़ के चले गए, सोच लिया भाई अपन ने हिंदी पढ़ ली, है ना, पर्यायवाची विलोम शब्द के ऊपर आप चले जाओ, लेकिन आपको सभी टॉपिकों को पढ़ के जाना कंपलसरी है दोस्तों। छप्पे किस प्रकार का छंद है? सम, विषम, अर्धसम या फिर इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों बताना है छप्पे में किस प्रकार का छंद है, तो आपको याद रखना है दोस्तों विषम है। क्या है दोस्तों? विषम। अगला प्रश्न है आपका, किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है? कई छंद ऐसे होते हैं जिसका पहला और अंतिम शब्द जो होता है वो एक जैसा होता है, तो वो कौन सा होता है? कुंडलिया, रोला, दोहा और सोरठा। जो दोस्तों याद रखना है आपको, प्रथम और अंतिम एक जैसा है, मतलब वो यूँ घूम रहा है और कुंडल जैसा बना हुआ है ना, तो कुंडलिया होगा। पहला भी एक जैसा और अंतिम भी एक जैसा, यही पहला है और यही अंतिम है ना, तो ऐसे याद रख सकते हो कुंडलिया। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, उपमेय की कल्पित उपमान की संभावना को क्या कहते हैं? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और दृष्टांत। कल्पित उपमान मतलब कल्पना ही कर रहे हैं आप, है ना, तो उसको आप क्या कहते हैं? ये अलंकार से प्रश्न पूछा गया है। अलंकार का टॉपिक अपन ने पढ़ लिया है ना, जिसमें उपमेय और उपमान जो होती है, तो वो कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है या दृष्टांत होता है? अभी अपन ने अलंकार को अच्छी तरीके से पढ़ा। यदि आपने नहीं देखा है तो वो आधे घंटे की वीडियो है दोस्तों, और बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया हुआ है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। आधे घंटे में आपको पूरे अलंकार अच्छी तरीके से समझाए हुए हैं। चलिए अगला है आपका, इसका जो उत्तर होगा वो होगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला है आपका, उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या फिर भ्रांतिमान। ये कुछ अच्छे प्रश्न हैं जो कि अलंकार से आते हैं दोस्तों, तो याद रखना है जो अभेद है ना वो कहलाता है आपका रूपक। क्या कहलाता है दोस्तों? रूपक कहलाता है, ठीक है। चलिए, समास कितने प्रकार के होते हैं वो आपसे पूछा गया है। समास कितने प्रकार के होते हैं? 5, 6, 7, 9। जी दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए, बहुत ही बेसिक प्रश्न है। जी दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। कौन कौन सा? पहला तत्पुरुष, दूसरा अव्ययी भाव समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्वंद्व, पांचवा द्विगु और छठा बहुब्रीहि समास। ये 6 तरीके के समास होते हैं। समास अपन ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया। आप एक बार ज़रूर विजिट करिए चैनल पर, और जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है तो आप वापस देख लीजिए, और यदि आप भूल गए हैं तो आप 1.5 गुना स्पीड में वापस देख लीजिए, आपको वापस रिवीजन हो जाएगा।
जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान या फिर इनमें से कोई नहीं। जो क्रिया अभी हो रही है मतलब जो काम है ना वो अभी कंटिन्यूस है। आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो जो काम कंटिन्यूस है, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, काम अभी चल रहा है, जो क्रिया अभी हो रही है ना, तो ये काम पूरा नहीं हुआ है, इसको अपन क्या कहेंगे? अपूर्ण वर्तमान। हिंदी में अपन क्या कहते हैं? इसको अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। ठीक है, जो भी चल रहा है। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? आपको बताना है रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद है? 3, 2, 4 और 5। जी दोस्तों, जानते हैं सभी कि रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से पढ़ना है अच्छी तरीके से और इसका उत्तर देना है आपको। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तो पहली क्रिया क्या कहलाती है? मतलब 2 काम कर रहा है, पहला काम पूरा कर लिया और फिर हैंड टू हैंड दूसरा काम करने लग जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? सहायक क्रिया, नामबोधक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या फिर भूतकालिक क्रिया। जैसे मैं आपको एक वाक्य बोल रहा हूँ, राम ने घर जाकर पढ़ाई की या फिर राम ने विद्यालय जाकर पढ़ाई की, तो पहले कौन सा काम किया? विद्यालय जाने का, जाना काम किया है ना, और दूसरा काम किया उसने पढ़ाई की। तो ध्यान रखना, जो पहले काम होता है तो उसको अपन क्या कहते हैं? पूर्णकालिक क्रिया कहते हैं, या फिर इसकी जगह आपको पूर्वकालिक क्रिया भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। विशेष्य क्या है? आपको बताना है विशेष्य क्या है। आप विशेषण और उसमें पढ़ते हैं विशेष्य और विशेषण। ठीक है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे अपन क्या कहते हैं? जिस शब्द द्वारा विशेषता बताई जाती है, जिस हेतु विशेषता बताई जाती है, या फिर इनमें से सभी। जी दोस्तों, सोच समझ के उत्तर देना। विशेष्य क्या होता है? अपन ने विशेषण में पढ़ा था कि संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे अपन क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, डी नहीं होगा। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं आपको बताना है। सर्वनाम भी आपके कितने प्रकार के होते हैं ये बताना है। 4, 5, 6, 7। जी दोस्तों, याद रखना है सर्वनाम आपके 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। समास भी 6, सर्वनाम भी 6। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं दोस्तों? प्रकार नहीं, सर्वनाम पूछे हैं। सर्वनाम होते क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? जैसे यह, मैं, तुम, ऐसे जो शब्द होते हैं इनकी जो गिनती है ना टोटल, वो दोस्तों कितनी है? तो आपको याद रखनी है टोटल हिंदी में कितने सर्वनाम है? 11 सर्वनाम है। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन संज्ञा का प्रकार नहीं है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, देशवाचक और भाववाचक। अभी अपन देख चुके हैं संज्ञा के 3 प्रकार, है ना। व्यक्तिवाचक होती है, जातिवाचक होती है, भाववाचक होती है। यदि 5 भागों में बात करें अपन, तो आपको 2 भेद और आपको कमेंट करके बताने 2 और कौन से अन्य होते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि देशवाचक संज्ञा नाम से कोई भी संज्ञा का भेद नहीं होता है दोस्तों। जी दोस्तों, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए जो आपके लाइक की संख्या है ना वो बहुत कम है। लास्ट में आपको कमेंट करके उत्तर भी बताने कितने सही हुए हैं आपके। बहुत ही अच्छी लंबी क्लास से आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो रही है। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहते हैं? संश्लिष्ट, विश्लिष्ट, शिष्टलिष्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। जी दोस्तों, याद रखना है जो संज्ञा के साथ में जो विभक्तियाँ आती है उसको कहते हैं अपन विश्लिष्ट। क्या कहते हैं? विश्लिष्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला है आपका, निम्नलिखित में रचना के आधार पर कौन सा शब्द रूढ़ नहीं है? रूढ़ शब्द कौन सा नहीं है? रूढ़ शब्द दिन, आँख, विज्ञान और घोड़ा। रूढ़ शब्द का अर्थ होता है मूल शब्द नहीं है, जो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है वो रूढ़ शब्द नहीं होता। अब दिन है ये तो ओरिजिनल शब्द है, आँख ओरिजिनल है, विज्ञान ये विज्ञान जो क्रमबद्ध ज्ञान होता है उसी को अपन विज्ञान कहते हैं,
है ना। तो ये जो है वो रूट शब्द नहीं है दोस्तों। रूट शब्द का अर्थ है मूल शब्द, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते दोस्तों, है ना, वो मूल शब्द है। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं आपको बताना है, 1, 2, 4 और 8। जी दोस्तों जल्दी से बताना है। देखिए शब्दांश खुद दो शब्दों से मिला हुआ है, शब्द प्लस अंश, है ना। तो वैसे भी याद रख सकते हो शब्दांश के भेद भी कितने होते हैं दोस्तों, 2 होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं शब्दांश। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी नहीं है। खामोश है फारसी, हाँ है। कबूतर, चिराग, हक। चलिए जल्दी से बताइए। चलो खामोश और चिराग तो उत्तर नहीं हो सकते, है ना, ये हटा दीजिए, ये भी हटा दीजिए। अब बताना है कबूतर और हक में से ऐसा शब्द जो फारसी नहीं है। तो दोस्तों याद रखना कबूतर फारसी शब्द है, हक आपका फारसी शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है, प्रत्येक जो शब्द है ना उसके अंदर कौन सा उपसर्ग है। प्र, प्रति, इक और एक। अपन ने उपसर्ग और प्रत्यय भी अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं, तो अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं। टॉपिक वाइज क्लास लीजिए, फिर मिक्स मॉडल पेपर सॉल्व कर लिए। अपन ने पहले टॉपिक वाइज क्लास लिए, फिर उसके मिक्स क्वेश्चन, मतलब उसी टॉपिक के मिक्स प्रश्न करवाए हैं सारे कॉन्सेप्ट को मिलाकर। और फिर अपन संडे को मिक्स मॉडल पेपर लेते हैं जिसमें सारे टॉपिकों को इंक्लूड कर देते हैं, है ना। तो ध्यान रखना है जो प्रत्येक जो शब्द है ना उसमें उपसर्ग है, और वो भी कौन सा है, प्रति उपसर्ग है। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, 2, 4, 7 और 8। जी दोस्तों याद रखना है अर्थ के आधार पर जो शब्दों को वर्गीकरण किया गया है वो कुल 4 भागों में किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी दोस्तों शॉर्ट नोट बना रहे हो और नहीं बना रहे हो, शॉर्ट नोट बनाओगे तो क्विक रिवीजन करने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा दोस्तों, है ना। जो बनाएगा और जो पढ़ के जाएगा ना वो परीक्षा में आने के बाद कमेंट करके अपने आप थैंक यू बोलेगा कि हाँ हमारी जो शॉर्ट नोट थे ना उन्होंने बहुत मदद की, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा पूरे दिन में आप मान लीजिए हिंदी, टीचिंग एप्टीट्यूड और जो आपकी जीके की क्लास होती है, आप शॉर्ट नोट बनाएंगे ना तो कुल मिला के आपका एक पेज, मतलब 2 तरफ से एक पेज भरा जाएगा, है ना। 2 पेज मान लीजिए, तो बहुत ही कम लिखना है और इतना लिखना है कि बस अपन को समझ में आ जाए। ऐसा नहीं कि बस सबको बताना है आपको कि देखो मैंने इतनी बड़ी कॉपी पढ़ दी। उद्देश्य और विधेय किसके अंग है, वाक्य के, रचना के, शब्द के या फिर अर्थ के। जी दोस्तों ध्यान रखना उद्देश्य और विधेय किसके किसके होते हैं दोस्तों, वाक्य के। किसके होते हैं दोस्तों, वाक्य के। देखिए अपन इंग्लिश में भी कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम का है तो उसमें भी उसने देखा होगा एक वाक्य को 2 भागों में बांटा जाता है ना। तो आपको ध्यान रखना है उद्देश्य और विधेय जो है वो किसके भाग होते हैं, वाक्य के भाग होते हैं। इंग्लिश में अपन बोलते हैं सब्जेक्ट और प्रीडिकेट, है ना। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं, लिपि, पद, शब्दांश और भाषा। शब्द को क्या कहते हैं, वाक्य में कोई शब्द आ रहा है तो अपन उसको क्या कहेंगे, उसको लिपि कहेंगे। अरे लिपि तो भाषा की होती है। शब्दांश शब्द का अंश, शब्द का टुकड़ा कहेंगे क्या, नहीं वो तो पूरा शब्द है। क्या भाषा कहेंगे, अरे भाषा में तो पूरा वाक्य लिखा जाता है तो अपन उसको क्या कहेंगे, पद कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, पद कहेंगे। 2 अलग अलग भाषाओं के मेल से बना हुआ शब्द क्या कहलाता है, तद्भव, देशज, विदेशज या संकर। विज्ञान में पढ़ा होगा 2 जातियों के मेल से जो कुछ बनता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, विज्ञान में संकर कहते हैं, है ना। चलिए ऑप्शन नंबर डी। नीलांबर शब्द में कौन सा समास है। अब देखो ऑप्शन को अच्छी तरीके से पढ़ना है फिर बताना है। तत्पुरुष, द्वंद्व, अवयवी भाव और कर्मधारय। नीलांबर। जी दोस्तों याद रखना नीलांबर शब्द में कौन सा समास होगा, आपका कर्मधारय समास होगा। अब सोच रहे होंगे बहुब्रीहि होगा, बहुब्रीहि होगा, अरे ऑप्शन में ही नहीं है।
नीला है जो अंबर, है ना। तो कौन सा होगा दोस्तों? कर्मधारय समास होगा। किस समास में दोनों पद मिलाकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? नया अर्थ मतलब तीसरा पद प्रदान किस में होता है? बहुब्रीहि में, द्वंद्व में, कर्मधारय में या तत्पुरुष में? जी दोस्तों, बहुब्रीहि समास में। ठीक है, चलिए। ऐसा समास जिसमें दोनों पद प्रदान होते हैं, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्विगु या फिर द्वंद्व। देखो वापस रिवीजन करा देते हैं। तत्पुरुष, पहले अपन पढ़ते हैं तत्पुरुष। तत्पुरुष, पुरुष मूल शब्द कौन सा है? पुरुष। कब लिखा हुआ है? दूसरा स्थान पर। तो तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रदान होगा? दूसरा। अवयवी भाव समास, मूल शब्द कौन सा है? अवयव। कहाँ लिखा हुआ है? पहले स्थान पर। तो इसमें कौन सा पद प्रदान होगा? प्रथम पद प्रदान होगा। द्वंद्व, कौन सा? द्वंद्व। दोनों एक जैसे लिखे हुए हैं और बीच में डैश लगा हुआ है, मतलब दोनों पद प्रदान होते हैं। कौन से? दोनों पद प्रदान होते हैं। ये दो नहीं, ये सेकंड है ना, ये फर्स्ट है। तत्पुरुष में सेकंड, अवयवी भाव में फर्स्ट, द्वंद्व में दोनों और बहुब्रीहि में कोई दूसरा ही पद प्रदान होता है। तो इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा दोस्तों? द्वंद्व। ठीक है, दोनों पद प्रदान होते हैं। तो कोई तीसरा पद प्रदान होता है तो उसे बहुब्रीहि कहते हैं। याद रहेगा अब आपको। चलिए, ऐसा समास जिसमें कोई पद प्रदान नहीं होता उसे क्या कहते हैं दोस्तों? ना कोई पहला पद प्रदान, ना दूसरा पद प्रदान, कोई अन्य पद प्रदान होएगा, प्रदान तो होएगा ही, तो वो कौन सा होगा? बहुब्रीहि समास होगा दोस्तों। चलिए, अगला है विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? आदमी की पहचान उसके किससे होती है? कर्मों से होती है। तो विशेषण, किसी की विशेषता बतानी है तो वो उसके कर्मों की बताओगे, और कर्म की जो विशेषता बतानी है तो कर्म से याद रख सकते हो, कर्मधारय समास होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी याद रहेगा दोस्तों। चलिए, अगला है कौन सा समास नहीं है? अवयवी भाव समास, कर्म कारक समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अभी अपन ने 6 टाइप देखे थे समास के, तो उसमें अपन ने देखा था अवयवी भाव समास था, द्वंद्व था, बहुब्रीहि था, द्विगु था, तत्पुरुष था, एक कर्मधारय था, न कि कर्म कारक था, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये समास का भेद नहीं है। चलिए दोस्तों, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके आपको बताने हैं कैसा लगा है आपको वीडियो। ठीक है, अगला है आपका बचपन कौन सा शब्द है? बचपन में कौन सा शब्द है? क्रिया विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा और विशेषण। बचपन, बुढ़ापा, जवानी, जो ये सभी जो शब्द है ना दोस्तों, ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? भाववाचक संज्ञा के, मतलब किसके उदाहरण हो गए? संज्ञा के उदाहरण हो गए। चलिए, अगला प्रश्न आपका, उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है? ये प्रश्न वापस रिपीट हो गया। उपमान और उपमेय का जो अभेद है उसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों? रूपक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रूपक कहते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वह कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक और संदेह। देखो, भाषा को अच्छी तरीके से पढ़ना है ना। जहाँ पर उपमेय में उपमान की समानता दिखाई जाती है दोस्तों, तो उसे अपन क्या कहते हैं दोस्तों? उपमा अलंकार कहते हैं। कौन सा कहते हैं? उपमा अलंकार कहते हैं। ये प्रश्न की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़िए, लिखिए, लैंग्वेज पर ध्यान से देना। आपने उत्प्रेक्षा भी पढ़ा है, उपमा भी पढ़ा है, रूपक भी पढ़ा है ना। इन सभी में ये उपमेय, उपमान, उपमेय, उपमान, ये तीनों का एक एक प्रश्न इसमें इंक्लूड है। उत्प्रेक्षा का प्रश्न कैसा आएगा, उपमा का प्रश्न कैसा आएगा, रूपक का प्रश्न कैसा आएगा, इन तीनों को लिख लीजिए। ये इसकी भाषा है जो बार बार पूछी जाती है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। इसी वीडियो में अपन ने टीचिंग एप्टीट्यूड के 50 प्रश्न, जो हिंदी थी आपकी उसके 50 प्रश्न, और जो जीके के 20 प्रश्नों के बारे में अपन ने बात की है दोस्तों। एक बहुत ही अच्छा आपके मॉडल पेपर था जिसमें ऐसे प्रश्न पूछे गए जो कि सामान्य रूप से बार बार पूछे जाते हैं, और कुछ ऐसे प्रश्नों को शामिल किया गया था दोस्तों जिसको अपन बहुत ही कम तरीके से तैयार करते हैं ना। एकदम सरल सरल टॉपिकों को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था, जैसे पर्यायवाची, विलोम शब्द, इनको आपको नहीं रखा गया था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए क्लास कैसी लगी,
और आपको अगले जो टॉपिक्स है वो कौन कौन से पढ़ने हैं ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों रेगुलर रूप से आपको रीजनिंग, जीके, जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, हिंदी है, साथ ही साथ करंट अफेयर्स की जो क्लासें हैं वो रेगुलर रूप से लेनी है। और जो पुरानी क्लासें आपने नहीं ली है दोस्तों तो उसको आपको जो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है उस पर आपको जाकर ज़रूर देखना है दोस्तों। और जो टॉपिक आपको लग रहा है कि नहीं यार कम समझ में आया तो आप उसको 1.5 गुना स्पीड में एक बार वापस देख सकते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद, तैयारी करते रहिए।